नमस्कार दोस्तों। आखिर ऐसा क्या हुआ का मैनकाइंड फर्मा को लेकर के जहाँ पे आज हम स्टडी करने वाले हैं। खास के मैं अभी देख रहा था इसको स्टडी के दौरान कि रिजल्ट में कोई इशू नहीं था, लेकिन रिजल्ट के इशू ना होने के बावजूद भी स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिला। और पिछले अभी का गिरावट नहीं था, ये कुछ ट्रेंडिंग से लगातार गिरावट ही देखने को नजर आई थी। जहाँ पे मैनकाइंड फर्मा की चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम देख पाएंगे कि इसका क्वार्टरली डेटा को यदि हम आकलन करेंगे देखें तो क्यू और क्यू के हिसाब से कहती है जो लगातार बिल्डअप हो रही है। और ऐसे ही वाई वाई के हिसाब से देखें कंपेयर करके तो भी कहती है कि दोनों तरफ से बिल्डअप हो रही है। इसको जून से कंपेयर करके देखेंगे जो करीब सेल्स के अंदर 2100 करोड़ के आसपास का नियर था, वो करीब करीब 2400 करोड़ के आसपास चली जाती है, उससे ज्यादा ऊपर चली जाती है। ऐसे ही क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो वो कहती है करीब 1900 करोड़ से सिर्फ 2400 करोड़ पर चली जाती है। मतलब ये दोनों तरफ इनकी पॉजिटिविटी बनती है, लेकिन तब भी मार्केट इसके पीछे क्यों भागती नजर आती है। अर्थात मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो उनको रिवर्सल क्यों लेना चाह रही है, क्योंकि चार्ट में ऐसा देखने को नजर आती है कि रिजल्ट के बाद भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाती है स्टॉक को लेकर के। चलिए, जहां पे हम ईयरली बेसिस को भी डेटा को कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं, जहां पर रिजल्ट के बारे में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखे थे तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कंपनी कहती है क्वार्टर में करीब कितना था इनका, 454 करोड़ के आसपास था, जो कि इस क्वार्टर में जाकर के 513 करोड़ की हो जाती है। और इसको जून से जून को कंपेयर करके देखें तो वो कहती है नियरली कितना, 409 करोड़ के आसपास का था। अब 409 करोड़ से जो था वो भी वाई वाई में यदि कंपेयर करेंगे तो लगेगा अच्छा ये तो स्टॉक काफी बुलिश होती होनी चाहिए था। लेकिन आखिर क्यों यहाँ पे एक विश्वास नहीं बनती नजर आती है। और तब भी इस आकलन के साथ भी देखें तो नियरली ये देखा गया कि एक महीने में करीब करीब 6% के आसपास गिरावट हो गई। ऐसे 6 महीने में देखा गया कि करीब नियरली 2% की गिरावट थी, और एक साल में नियरली करीब 14% के आसपास की जंप देखने को मिली है। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में देखेंगे तो लगेगा अच्छा ये तो लगातार में हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम तो एक ट्रेंडिंग ये बरसाती है कि 50% के आसपास की जंप रही है। लेकिन फिलहाल की ट्रेंडिंग देखेंगे, फिलहाल ट्रेंडिंग में मोटी बेसिस पे तो यहाँ पे देखा जा सकती है लगातार इसमें एक जो पैनिक बनती नजर आती है। उसका क्या क्या रीजन हो सकता है, हम फाइनेंशियल से थोड़ा सा समझने का इसका प्रयास करेंगे। चलिए जानने की स्टार्ट करते हैं कंपनी को लेकर के। जो कंपनी के बारे में आपने अच्छा खासा सुना होगा, कंपनी इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कामकाज करती है। डेवलप इन द मैन्युफैक्चरिंग इन द मार्केट्स फार्मास्यूटिकल एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द वेरियस एक्यूट्स एंड क्रॉनिकल्स, जो कि थेरेपी एरियाज इन द सेवरल कंज्यूमर हेल्थ केयर सर्विस पे कामकाज करती नजर आती है, जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। जो फिलहाल ये देखने को मिला, जो स्टॉक पी के बारे में कहती है 42 के आसपास, जबकि इंडस्ट्रियल के बारे में कहती है करीब 38 के आसपास। अर्थात इसके हिसाब से यदि देखेंगे तो उसको कहती है कि ओवरवेट हो चुका है। अब यदि ओवरवेट हुआ है तो इसको क्या कहती है, इसको गिरावट में चलती है, कहती है हो सकता है, क्योंकि ओवरवेट को कम करती मार्केट क्या कर रही है, ओवर वेटेज को क्या कर रही है, एक वेट एक सेम लाइन में लेके आना चाह रही होगी, हो सकता है। चलिए, जहाँ पे कंपनी के डेट्स के बारे में कहती कंपनी कुछ नहीं है। ईपीएस के बारे में कहती करीब 48 रुपये पर शेयर की अर्निंग रही है कंपनी का, जबकि फेस वैल्यू केवल एक का है। यदि इसके हिसाब से देखें तो कितना 48 गुना क्या होती है, अर्निंग होता है। यदि ये 48 गुना अर्निंग होता है तो बुक वैल्यू कितनी कहती है, 240 का। इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कहते हैं नियरली करीब करीब कितना मान ले, इसको 4 गुना मान लेते हैं नियरली। तो 4 गुना मानते हैं तो ये करीब 978 के आसपास निकल के आती है। आरओसी की बात करते 24.6 का, और आरओई की बात करते नियर अबाउट 20% के आसपास का। जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी तादाद में है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखने को नहीं नजर नहीं आई। इसका हम क्या करेंगे, एक रिकंसिलेशन करेंगे। अब आती है एक और बात आती है जिसका नाम है करंट रेशियो। करंट, जहाँ पे रेट्स के बारे में कुछ नहीं कहती है तो करंट रेशियो के बारे में कुछ कहती है कंपनी। करंट रेशियो के बारे में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि इनसे कुछ ऐसा जुड़ा होता है ईपीएस के अंदर, जिसपे हम क्या करने वाले हैं, एक डीप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इसके ऊपर। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की तादाद देखिए तो करीब 40 करोड़ के आसपास की नंबर ऑफ शेयर है। और जो इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर की
की दुनिया की बात करें, तो ये देखने को आती है यहाँ पे जो नियरली करीब करीब 1.5 लाख से 1,60,000 1,70,000 के आसपास की तादाद है किसका, किसको लेकर के, शेयर होल्डर को लेकर के। कुछ लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने को मिला था ट्रेडिंग में रिसेंटली का, उस पर एक नज़र डालते हैं और क्या कहना चाहती है इसको बल्क ट्रेड को लेकर के। फिलहाल इसमें फिलहाल देखने को नजर नहीं है, 10 जुलाई को एक बल्क ट्रेड हुआ था इसको लेकर के। उसके बाद इसमें LIC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एक अपनी बाई कॉल लिया था, और साथ में एक पिक्चर इसमें जो खास कर 10 जुलाई की बात करूँ इस साल में, तो 10 जुलाई को इसमें काफ़ी सारा बाई कॉल देखने को मिला था, खास के बाई देखने को मिला था, जहाँ पे LIC ने किया था, ICICI प्रूडेंशियल ने किया था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। इसके बाद देखा गया कि ICICI प्रूडेंशियल्स की लगातार देखने को मिली थी, लगातार कुछ बड़ी बड़ी जो कि सबके सब बाय, कुछ बड़े सेल में भी लगा हुआ था। ऐसे ही इसको और अदर चीज़ों में देखा जाए तो कुछ और कहती, तो फिलहाल तो ऐसा देखने को नज़र नहीं आ रही, केवल ब्लॉक रील के हिसाब से ये कुछ इन्फॉर्मेशन 10 जुलाई को अपडेट हुआ था। और इसके बाद फिलहाल अब हम लोग अगस्त में चल रहे हैं, अगस्त में इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नजर नहीं आई। लेकिन रिजल्ट के पार्ट के बाद आखिर क्या हुआ यहाँ पे जो इसका सेंटिमेंटल बिगड़ता नजर आता है। जो सेंटिमेंटल यहाँ पे एकाएक बिगड़ता नजर नहीं आता, ये ये लगातार ही नजर आता है। जहाँ पे आप पिछले पीरियड का भी देखें तो इससे पिछले पीरियड भी कभी काफी हायर साइड में गया था, लेकिन बाद में इसमें गिरावट का एक जो माहौल कहते हैं ना, माहौल ट्रेंड की बात करते हैं, जो ट्रेंड इसका लगातार गिरावट का ट्रेंड बना है। आखिर इसका क्या कसूर किसको लेकर के, फंडामेंटल को लेकर के। तो फंडामेंटल के बारे में चला और ओवरव्यू पे चलते हैं। जहां पे पेयर्स में कंपेयर करें तो पेयर्स में बाकी कंपनी कहती है सन फार्मा, जादूस का, इसको फिलहाल हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कंपेयर करने के डेट्स के बारे में बाकी सारी चीज़ों को केवल रिजल्ट पार्ट को देखें तो रिजल्ट पार्ट में कंपनी ने कहा है जो लगातार क्या हो इस कंसोलिडेटेड डेटा को तरफ नजर डालें तो उसके बारे में कुछ कहती है। तो कंसोलिडेटेड डेटा के बारे में कुछ कहती होगी तो जून तक के डेटा में कंपनी कहती है जो कंसोलिडेटेड इसका जो डेटा निकल के आया वो कहती है लगातार क्या होती है, बिल्डअप हुई है, कहती है हाँ बिल्डअप तो हुई है। और इसको जून से जून को देखें तो वाई में क्या कहती है, वाई में डेवलपमेंट है, और Q के कंपेयर करके देखें तो कहती है यहाँ पे डेवलपमेंट है। मतलब दोनों के दोनों एंगल में कहीं कमी नजर नहीं आती है। लेकिन तब भी क्या इश्यू है, आगे चलिए आगे इसका फंडामेंटली में कुछ और एस्पेक्ट को देखें तो क्या एक मार्केट में पेनिक बनाने की प्रयास होती है या कुछ ऐसा चीज़ है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कंपनी कहती है नियरली जो पिछले जो क्वार्टर था उसमें 470 करोड़ का अर्निंग प्रॉफिट सेव किया था, और इस पीरियड में करीब 543 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन इसको कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द क्वार्टर तो कामकाज किया है कंपनी यहाँ पे, अर्थात इसको सीधा सीधा देखें तो ये कह सकते हैं जो टॉप ऑफ द क्वार्टर पे कामकाज किया है कंपनी। ठीक है, यहाँ तक मैनेजमेंट का कोई इशू नजर नहीं आता। अब जहाँ तक नजर नहीं आई तो ईयरली बेसिस में तो कुछ नजर आया था, ऐसा देखने को नजर नहीं आई। अब जिस चीज को हम यहाँ पे कह रहे थे कि क्या यहाँ से कुछ इम्पैक्टेड है इनका क्या, या कुछ इनके लिए मार्केट सेंटिमेंटली कुछ अलग हो रहा है सेक्टर को लेकर के। तो चलिए अगले पर आओ जहाँ पे हम इसको समझने वाले हैं किसको लेकर के, इस रेशियो को लेकर के, जिस रेशियो के फिगर में ये देखा गया कि बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर के कंपनी ने थोड़ा सा बोरोइंग्स को बढ़ाया था 170 करोड़ से 207 करोड़ पे लेके गया था। इसके बाद उन्होंने किया क्या इस पैसे को, क्या कि तो कहते हैं जो 300 करोड़ के आसपास हमने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट की पार्ट में काफ़ी ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, करीब करीब 2500 करोड़ से ज़्यादा का चला गया है। और रिसीवर्स के पार्ट में कहती है जो करीब 848 करोड़ का यहाँ पे रिसीवर्स पड़ा हुआ है। अब ये इसको पेनी कर रहा है या इसको सपोर्ट दे रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आप लोगों को कुछ समझ में आए तो आप बताना मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखा देखा गया कि 848 करोड़ के आसपास कहती है कंपनी जो हमारा क्या है डेटर पड़ा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स की बात कर रहा हूँ। और पूरे साल में यदि हम इसको यहाँ पे इसको टाइम फ्रेम की बात करें तो कहती है कि 30 दिन में पैसा आ जाता है। यदि 30 दिन में पैसा आ जाता है मान लेते हैं तब तो इसका कोई मतलब बनता ही नहीं आज के टाइम में, मतलब आज के टाइम में बनता नहीं तो फिर कंपनी ने अपडेट क्या दिया इसको लेकर। तो चलिए जानते हैं इसको लेकर के कहाँ पे अपडेट क्या निकल के आती है। तो अपडेट के बारे में देखते हैं। जहाँ बोर्ड मीटिंग ने अपडेट किया था
उस बोर्ड मीटिंग के अपडेट में चलते हैं और देखते हैं प्रेस रिलीज कंपनी ने क्या किया। इस प्रेस रिलीज में कंपनी ने अपनी डिक्लेरेशन दिया और डिक्लेरेशन में कहा कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट है वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। और इसमें कंपनी ने कहा कि हमारा जो रिवेन्यू मॉडल है वो रिवेन्यू मॉडल में कहा कि हमारा जो खास के इस वाई वाई में हमारा 12% का क्या बनती है, रिवेन्यू इंक्रीज करती है। साथ में देखा गया एडजस्टेड ईबिटा की बात करते हैं करीब 10% के आसपास की हायर साइड देखने को मिलती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करती है जो कि कहती है कि हमारा 10% से ज़्यादा वाई वाई में हमारा इंक्रीमेंटल देखने को मिला है। अब इसके बाद कुछ और अपडेट देती है, कहती है जो कि चेयरमैन है उन्होंने कहा कि विटनेस ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ, जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमारा लगातार वॉल्यूम भी जंप किया है और इबिटा में जंप करती नजर आई है। और सेकेंड लार्जेस्ट कहती है वी आर नॉट द सेकेंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी बाय वॉल्यूम विद द इंक्रीज इन द मार्केट शेयर ऑफ द 20 बेसिस पॉइंट टू वाई, मतलब वाई में 6.1% के आसपास इनकी एक्टिविटी ग्रोथ मिली देखने को मिली है। इसके बारे में आगे क्या कहते हैं इसको लेकर के, तो कंपनी ने कहा कि हमारे पास तो ये सब हम अच्छे खासे परफॉर्मेंस पे चल रहे हैं। क्रोनिकल शेयर हमारे पास ये है 37% के आसपास कहती है। और कुछ ब्रांड्स की बात करते करते क्वार्टरली जो इन लाइसेंस्ड इंक्रीसेस कैडेस हैं, लिपिड्स हैं, जो कि इनका मार्केट शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला। उसके बाद डोमेस्टिक बिजनेस की बात करती जहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारा नियरली डोमेस्टिक बिजनेस में 8% के आसपास की क्या है वाई वाई में ग्रोथ लेवल देखने को मिला है, जो कि ग्रो 8.9% वाई वाई एंड द 9.8% ऑफ द वाई वाई एक्स जो डेट टाइम फ्रेम था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा। तो मतलब यहाँ पे इनकी फंडामेंटल में खास कर देखा गया कुछ ऐसा देखने को नजर नहीं आती जहाँ पे मार्केट में इसके थोड़ा सा पैनिक किया हो। लेकिन आखिर वहां से क्या हुआ यहाँ पे कुछ हम यदि बैलेंस शीट के फिगर को देख लें तो कुछ अंदाजा लगेगा कि आखिर हुआ क्या। तो यहाँ पे जो इविटा की बात हमने किया था ये तो सेम एज यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेरेशन दिया कि हमारा इसमें कोई हमने लो देखा नहीं, हमने वाई में लगातार क्या किया। जहाँ भी जिस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रो लेवल देखने को मिला है। इसके बाद कहती है कंपनी खास के अपनी क्यू और क्यू के हिसाब से कहती है कंपनी लगातार हमारा क्या 18% की जंप है, 15% के आसपास की जंप देखने को मिला है। ऐसे ही इसको हम किसी और फिगर से देखें, अर्निंग्स कॉल की बात करती नजर आई, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये बड़ा लंबा हो जाएगा और इसमें से ज़्यादा उसने बैलेंस शीट के बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं, क्योंकि लायबिलिटीज़ को लेकर के रेशियो को लेकर के क्या रेशियो क्या कहती है, यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को छुपा लिया क्या कंपनी ने, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन कंपनी ने नहीं दिया जो कि खास के बैलेंस शीट को हिट करती हो, केवल फाइनेंशियल्स की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में उन्होंने कंपनी ने अपडेट दी, जो हमारा ये सिचुएशन बनती नजर आती है। चलिए, जहाँ पे कंपनी ने लगातार एक बिल्डअप हुआ था तो क्या इसमें रेशियो क्या था, तो एफ की रेशियो कभी 11% के आसपास था, डी की रेशियो भी लगातार बढ़ी थी, जो घटी थी दोबारा लगता है कि अभी जुलाई में जब हुआ था तो उसका डेटा तो अभी आएगा नहीं, क्योंकि उसमें तो देखने को मिला कि जुलाई में एलाइसिस ने इसको लिया था, ऐसे प्रोडेंशियल ने लिया था, उनका एक खबर निकल के आ जाती है। यहाँ पे पब्लिक के पास देखें तो 3% के आसपास की होल्डिंग है और नियरली ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास तो तादाद है शेयर होल्डिंग को लेकर के। इसके बाद कुछ ऐसा जहाँ पे हमने रिवेन्यू मॉडल को देखे हैं दोबारा चार्ट बेसिस में, तो चार्ट बेसिस में कंपनी कहती है कि हमारा नेट प्रॉफिट लगातार बिल्डअप हो रही है, इसी रेशियो से हमारा जो सेल्स है वो भी इंक्रीज करती नजर आती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करती है वो भी लगातार क्या है एक बिल्डअप होती नजर आती है, चाहे स्टैंडअलोन डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो, दोनों समांतर ही चलती नजर आती है इसको लेकर के। जहाँ पे फाइनेंशियल में हम ऑनरशिप की तरफ चर्चा करें, ऑनरशिप में ये देखने को मिलती है स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे जो प्रमोटर्स और पब्लिक की जो तादाद थी उसमें एक्चुअल में रिटेल क्या कहती है इसको लेकर के, जहाँ पे तो एक्चुअल नहीं पता चलेगा क्योंकि ये एज कट ऑफ डेट का डेटा की बेसिस पे देखा जा सकता है। इसके हिसाब से कंपनी कहती है कि हमारे पास जो नॉन इंस्टीट्यूशन में रिटेल की तादाद है, यहाँ तक की तादाद में, तो नॉन रिटेल में की 2 लाख से कम के इन्वेस्टेड है, उनकी तादाद कहती है कि कंपनी करीब करीब 1.5% के आसपास की तादाद बनी है यहाँ पे इस स्टॉक को लेकर के, इसका नाम था मैनकाइंड फार्मा। और इसमें केवल और केवल चार्ट को हम आकलन करके देखें तो कुछ कहती है यहाँ पे चार्ट को लेकर के, कुछ चार्ट को लेकर कहती है कंपनी,
तो चार्ट को लेके देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसा मोमेंटल बनती है जहाँ से स्टॉक दोबारा सस्टेन कर सकती है, क्योंकि आज की ट्रेडिंग सेशन में तो इसमें गिरावट देखने को मिला, इससे पहले लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो ट्रेंडिंग तो इसका ये कहता है कि इसमें एक क्या सकते हैं, इसको कह सकते हैं जिसको एक गिरावट वाला सिचुएशन तो हमेशा बना है इसको लेकर के, ट्रेंडिंग तो यही कहता है। और यहाँ पे एक अपर साइड से ओपन हुआ था, फिर बाद में मार्केट सस्टेन नहीं किया, मतलब ओपन करने का प्रयास किया था ऑपरेटर ने, लेकिन वो कर नहीं पाया, सस्टेन हो नहीं पाया। और लगातार क्या हो रही है इसमें, एक गिरावट सा डरावना सा माहौल है, और लगातार इसमें बिकवाली का प्रेशर बनती नजर आती है स्टॉक को लेकर के। हाँ, ऐसा लगता है कि फंडामेंटली में स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन उस लेवल पे स्ट्रांग बनती नजर नहीं आ पा रही है। तो हमने आज स्टडी किया था इसको मैनकाइंड फार्मा को लेकर के। इन केस कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज़, मुझे भी फीडबैक की जरूरत होती है, आप देना। दिस इज लर्निंग पार्ट्स, नोट एनी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी फॉर द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट पार्ट। अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं इसको लेकर के, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लेकर के। दिस इज ए नोट, आई एम नॉट एडवाइजर और नॉट एन एज ए बिग इन्वेस्टर इन द मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।